गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हमसफर एकेडमी पर। हम लोग जो सीरीज़ लेकर चल रहे हैं वह सीरीज आपकी पैरामेडिकल, नर्सिंग, जनरल साइंस, केमिस्ट्री के प्रैक्टिस पेपर्स लेकर चल रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन 30 क्वेश्चंस को हम लोग लेकर आते हैं और उनका एक्सप्लेनेशन करते हैं। यहाँ पर समझते हैं एक एक ऑप्शन को और आप लोग आंसर करते रहिए। कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन लगातार देते रहेंगे। तो सबसे पहले क्या करिए, आप लोग शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। 30 क्वेश्चंस का तीसरा प्रैक्टिस सेट फिर से आपके सामने प्रेजेंट है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। मानव निर्मित प्रथम तत्व है। मैन मेड एलिमेंट पूछा है आपके सामने, सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। स्कैंडियम, ओस्मियम, टेक्नीशियम और क्रोमियम, 4 एलिमेंट्स लिखे हैं। कौन सा ऐसा है जो मैन मेड एलिमेंट है, मानव निर्मित है? तो मानव निर्मित पहला तत्व कौन सा है? टेक्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 43 है। एटॉमिक नंबर 43 जो कि टेक्नीशियम है। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एप्सम लवण क्या है? एप्सम साल्ट किसको बोला जाता है? एप्सम साल्ट बेटा मैग्नीशियम का सल्फेट होता है। चूंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, MgSO4 7H2O, MgSO4 2H2O, तो इनमें से कौन सा है जो एप्सम लवण के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे अपना आंसर सही होगा MgSO4 7H2O, जो कि एक प्रॉपर इस एप्सम साल्ट को यानी मैग्नीशियम सल्फेट सेप्टाहाइड्रेट इसको नाम देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसमें लेड उपस्थित होता है? लेड मतलब Pb। यह आपके सामने अयस्क लिखे हुए हैं। लिमोनाइट, गैलेना, मैग्नेटाइट, डोलेमाइट, ये सभी अयस्क, इनमें से बताना है किसके अंदर लेड उपस्थित है। तो लिमोनाइट जो है वो एक आयरन का अयस्क होता है, और होता है। इसका फॉर्मूला Fe2O3 × 3H2O है। गैलेना की बात करें तो यह PbS है, गैलेना। मैग्नेटाइट की बात करें तो Fe3O4 होता है। और डोलेमाइट जो है CaCO3 × MgCO3 होता है। तो इन्होंने क्या पूछा, किसके अंदर लेड उपस्थित होता है? तो लेड किसके अंदर उपस्थित है? आपका PbS यानी कि गैलेना जो है उसके अंदर लेड उपस्थित होता है। एक बार देखो कलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। वह अपक्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती है। ऐसी अपक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में हो उनको कहते हैं अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं, यानी कि इररिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे हीट करने वाली जो सामान्यतः अपक्रियाएं होती हैं जिनमें अपघटन होता है, वो बेसिकली इररिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान है, यानी एक्टिव मास किसको कहा जाता है? तो किसी भी पदार्थ में उसकी मात्रा दी होगी, कोई पदार्थ की निश्चित मात्रा किसी लिक्विड के अंदर, किसी द्रव के अंदर घुली हुई होगी विलयन के अंदर, तो वह मापने के लिए वो लीटर के अंदर मापी जाती है, प्रति लीटर में। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन प्रति लीटर वाले दिख रहे हैं। तो ग्राम अणुओं की जो संख्या है, ग्राम अणुओं की संख्या, वह अगर 1 लीटर के अंदर घुली हुई है तो वह उसका सक्रिय द्रव्यमान कहलाती है। जैसे अगर वो कह दे कि 2 ग्राम हाइड्रोजन को 2 लीटर के अंदर घोला गया है, तो आप यहाँ पे 2/2 लिखेंगे इस तरीके से। तो 2 ग्राम होगा और 2 लीटर में घोला गया है, तो ग्राम अणुओं की संख्या को प्रति लीटर के अंदर घोल देंगे, तो वही क्या हो जाएगा? सक्रिय द्रव्यमान यानी कि एक्टिव मास बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 25, फटाफट पढ़िए क्या लिखा हुआ है। किसी अम्ल की अम्लता निर्भर करती है, यानी कि जो एसिडिटी है वह किस चीज पर निर्भर करती है? तो सामान्यतः अगर किसी आप एसिड को अगर आप डिफाइन करते हैं कि एसिड किसको कहा जाए, तो बेसिक सी डेफिनेशन है कि वे पदार्थ जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव प्रोड्यूस करते हैं वह एसिड होते हैं। अगर ब्रोंस्टैंड की बात करें तो वो कहते हैं प्रोटॉन दें, यानी कि H पॉजिटिव देने की बात करते हैं। यह कैसे जानेंगे
कि उसकी एसिडिटी कम है या ज़्यादा है। यानी कि कोई भी अम्ल दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वह प्रबल अम्ल होगा या वह दुर्बल अम्ल होगा, प्रबल अम्ल या दुर्बल। तो कैसे जानेंगे कि उसकी एसिडिटी कैसी है, मतलब वह प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है। तो जब किसी के अंदर आप घोलेंगे जिसका डिसोसिएशन, जिसका वियोजन 100% हो जाए, उसको आप स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो उसी चीज जो अम्ल की अम्लता है वो वियोजन की मात्रा पर निर्भर करेगी कि कितना ज़्यादा वियोजित हो रहा है, यानी कि कितना ज़्यादा अपघटित हो जाएगा, वही उसकी एसिडिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 3 अर्धायु, अर्धायु का मतलब है टी हाफ की संख्या कितनी दी है 3, प्रारंभिक मात्रा का कितना पदार्थ शेष रह जाएगा। यानी मान के चलते हैं बेटा कि कोई भी पदार्थ जो था अपने आप में कितना था 100%। क्या कहते हैं 3 अर्धायु। अर्धायु का मतलब क्या होता है कि कोई भी पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का जितने समय में आधा रह जाता है उसी को अर्धायु काल कहते हैं। पहला टी हाफ लगेगा तो यह कितना रह जाएगा 50%, एक बार फिर से टी हाफ लगेगा तो यह कितना रह जाएगा 25%। कह रहा है 3 टी हाफ लग जाएं तो एक और टी हाफ लगा दे तो 12.5% शेष बचेगा। क्लियर हुई बात। या इसको निकालने का एक मेथड और होता है, ये तो हमने आपको बिना ही फॉर्मूले के बता दिया कि आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 पे पावर n। n क्या है, जहां पर कितने टी हाफ लगे वह संख्या है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हम मान लें कि अपने आप में कोई चीज कितनी रही होगी 100% या 100 ग्राम मान लीजिए, और 2 पावर यहाँ पे 3 टी हाफ लग गए तो 100 बटे 2 पे पावर 3 का मतलब 8, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो यह 12.5 आएगी। यहाँ पे आप 100 को 100% लेकर चल रहे हैं तो यह 12.5% हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये बात क्लियर होगी। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं रख पाते हैं तो आप सिंपली आप इसको टी हाफ के जरिए से निकाल सकते हैं। निम्न में अणुसंख्य गुणधर्म है, गुणधर्म पूछा है। अणुसंख्य गुणधर्म क्या है? ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करें, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी उसके अंदर डिसॉल्व मॉलिक्यूल्स और जो पार्टिकल्स हैं उस पर। तो अणुसंख्य गुणधर्म क्या है? ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करें। तो ऐसे अणुसंख्य गुणधर्म 4 होते हैं। पहला है क्वथनांक में उन्नयन। पहला क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। दूसरा है हिमांक में अवनमन। तीसरा है बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और चौथा है परासरण दाब। तो इन्होंने क्या पूछा है? ये 4 अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। इन्होंने पूछा है कि कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है, तो आप सभी को एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा क्या है? परासरण दाब। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो उस पर अतिरिक्त दाब लगाया जाता है उसको कहते हैं परासरण दाब। यदि 5.85 ग्राम NaCl को 90 ग्राम जल में घोला गया है तो मोलर प्रभाज क्या होगा? तो सिंपली हम समझ लेते हैं कि मोलर प्रभाज या मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होता है। मोल प्रभाज बराबर N1 अपॉन N1 प्लस N2, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक दोनों के मोलों की संख्या। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मोलों की संख्या। मोलों की संख्या के लिए फॉर्मूला आप सभी लोगों ने पढ़ा है। मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार। देखिए भाई निकालते हैं दोनों के लिए फटाफट कितने मोलों की संख्या आती है। अगर विलेय के लिए अगर हम N माने और विलायक के लिए अगर N2 माने तो विलेय का जो भार है वो 5.85 ग्राम है।
इसका अणुभार कैसे निकालेंगे? सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो 58.5 इसका अणुभार हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे? N1 इक्वल टू आएगा, यह आपका वेट है, N1 इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। यहां से आप डिवाइड करेंगे यानी कि 1/10 आ जाएगा। चलिए N2 निकालते हैं। क्या है N2? 90 ग्राम जल। जल का फॉर्मूला क्या है? H2 और इसका अणुभार कितना हो गया? 18। तो N2 निकालने के लिए आप क्या 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 करेंगे? भार लिखिए, अणुभार लिखिए, कितना आ जाएगा? 5। तो यह आ गई विलायक के मोलों की संख्या यानी कि N2, और यह आ गया आपका 0.1 विलेय के मोलों की संख्या। मूल प्रभाज निकालते हैं। विलेय के लिए पूछा है, जिसके लिए पूछा जाए उसके मोलों की संख्या ऊपर यानी कि 0.1 डिवाइड बाई 0.1 प्लस 5, तो यानी 0.1 और 5.1। इसको जब आप डिवाइड करेंगे, ऐसे तो डिवाइड होगी नहीं, इनटू करेंगे तो कैलकुलेशन समथिंग जब डिवाइड नहीं होगा तो 0.0 करके यानी कि 0.019 कैलकुलेशन आप लोग करेंगे तो आंसर आपका आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट आप लोग देखिए, इसको आंसर करिए। क्या लिखा हुआ है? जैविक उत्प्रेरक क्या है? तो जैविक उत्प्रेरक क्या है? जैविक उत्प्रेरक एमिनो एसिड्स है, या ग्लूकोज है, या N2 है, या एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स। जैविक उत्प्रेरक यानी कि बायोलॉजिकल कैटालिस्ट किसको बोला जाता है? एंजाइम्स को कहते हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। नेक्स्ट है अवक्रिया आपके सामने लिखी हुई है, यह है आपका फॉर्मिक एसिड लिखा हुआ है। यह अपघटित हो जाता है किसके अंदर? CO कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जल के अंदर। अब इन्होंने पूछा है कि इसको ब्रेक करने के लिए किस कैटालिस्ट का प्रयोग करते हैं, तो आपके सामने कॉपर, एल्यूमिना, निकेल और प्लेटिनम 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर आप कॉपर की प्रेजेंस लेते हैं तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जल में टूट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जब ये संपन्न होती हैं तो यह एनर्जी को रिलीज करती हैं। मान लीजिए कि आपके पास X है, Y के साथ मिला और Z बना रहा है, प्लस इसके साथ हीट रिलीज हो रही है, तो उसको इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी आप समझ गए होंगे कि इसको ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित किया जाएगा, जो डेल्टा H एक्स्ट्रा लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिघली हुई अवस्था में यानी कि मोल्टन स्टेट की बात कर रहा है। पिघली हुई अवस्था में सोडियम क्लोराइड विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें उपस्थित हैं, क्या चीज उपस्थित होती है? स्वतंत्र आयन होते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्वतंत्र अणु है, या NaCl के परमाणु हैं। तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेगा, अणु भी नहीं मिलेंगे। स्वतंत्र रूप से जो आयन है, जब इसको आप पिघली हुई अवस्था में ले जाएंगे तो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयन प्रेजेंट होते हैं। तो यहां क्या होगा? स्वतंत्र आयन इसके अंदर उपस्थित होंगे जो कि विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। द्रव को गर्म करके वाष्प में बदलना तथा वाष्प को ठंडा करना। सबसे पहले देखिए कि गर्म करके वाष्प में बदलना हो जाता है आपका वाष्पीकरण। उसके बाद जो वाष्प बनी है उसको आपने ठंडा किया, इसको कहते हैं संघनन। अगर इन्हीं दोनों प्रोसेस को अगर जोड़ दिया जाए कि वाष्पीकरण और संघनन दोनों एक साथ हो जाती हैं तो इसी घटना को कहते हैं डिस्टिलेशन यानी कि आसवन कहा जाता है। क्लियर हुई सभी लोगों को बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये 14 नंबर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्टीन हो गया था, चलिए 15 नंबर देखते हैं। क्या है? एक कार्बनिक यौगिक में C 40%, ऑक्सीजन 53.3%, हाइड्रोजन 6.6% पाया गया है, तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, यानी कि सरल सूत्र क्या होगा, आप ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये पूछ रहा है। आइए समझते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान दें जरा।
सबसे पहले एक छोटी सी टेबल ड्रॉ करते हैं। इस टेबल में क्या लिखते हैं, कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की परसेंटेज। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कार्बन को लिखते हैं 40%, 6.66%, 53.3%। इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कार्बन का होता है 12, इसके बाद हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। इसको आप डिवाइड करेंगे तो या यहाँ से आप 40/12 लिखेंगे, यहाँ 6.66/1 लिखेंगे, 53.3 डिवाइड बाई 16 लिखेंगे। तो जब आप इसको यहाँ से कट करेंगे तो 3.3 समथिंग आएगा, ये 1 से करेंगे तो 6.66 है, इसको करेंगे तो 16×48 3.3 समथिंग आएगा। अब इनके अंदर जो नंबर छोटा होगा वही डिवाइड कर दिया जाएगा सबके अंदर। तो क्या है, 3.3 ही छोटा है, इसी से डिवाइड करेंगे ये 1 आ जाएगा, 3.3 से करते हैं ये 2 टाइम्स आ जाएगा, इसको 3.3 से करते हैं तो 1 टाइम्स आएगा। क्या रेशियो बना बच्चों, ध्यान से देखो जरा, कार्बन का रेशियो बना 1, हाइड्रोजन का रेशियो बना 2, ऑक्सीजन का रेशियो बना 1। अगर आप इसको इसी तरीके से सीधा लिख दो तो सीधा सीधा आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है, CH2O। क्लियर हुई बात सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, NTP पर, NTP का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 4 ग्राम CH4 गैस का आयतन लीटर में क्या होगा। चलिए इसको समझते हैं। क्या NTP पर लिखते हैं जरा, NTP पर किसी गैस के, NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन, 1 मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है कि 4 ग्राम मेथेन है, तो 12 + 4 16। मोलों की संख्या कैसे निकलेगी, सभी जानते हैं, मोलों की संख्या निकालने के लिए भार बटे अणुभार, यानी कि 4/16 बराबर 1/4, 1/4 आ गया। 1 मोल का इतने लीटर है, 1/4 मोल का क्या होगा, जो भी नंबर दे रखा है डिवाइड बाई 4। इसको डिवाइड करिए और आंसर कमेंट करिए क्या बनेगा, लिखिए फटाफट। ठीक है, 5.6 आ जाएगा। क्लियर हुई बात सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, HClO4 क्लोरेट है, परक्लोरेट कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है। ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, जिसका निकालना होता है उसको हम लोग X लिखते हैं। हाइड्रोजन की संख्या 1 है, 1 इंटू हाइड्रोजन का चार्ज +1, जिसका निकालना है उसका X, +4 इंटू ऑक्सीजन का लिखेंगे -2 = 0 X = -8 उधर ले जाएंगे, +8 -1 X = +7। क्या आंसर सही हो जाएगा, इस तरीके से निकालेंगे इसको, +8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लैक्टोज के जलावटन पर, लैक्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है, और डाइसैकेराइड शर्करा की विशेषता क्या है कि जल अपघटित होने पर मोनोसैकेराइड की जो 2 शर्कराएं दे उसको कहते हैं डाइसैकेराइड। ग्लूकोज मैनोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज, दोनों ही ये जो शर्कराएं नीचे दे रखी हैं चारों ऑप्शन में, वह सभी ही मोनोसैकेराइड्स हैं। अब उन्होंने पूछा है कि लैक्टोज बेसिकली क्या देता है, तो लैक्टोज जो है वह ग्लूकोज और गैलेक्टोज 2 शर्कराओं में टूटती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वह सुक्रोज अपघटित तो होकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर बनाती है। ग्लूकोज और ग्लूकोज के ही अगर 2 टूटते हैं तो आप उस शर्करा को मैनोज कहेंगे। नेक्स्ट है, एनोड इलेक्ट्रोड है, जिस पर, इलेक्ट्रोड क्या चीज होती है, किसी भी सेल के, विद्युत सेल होती है, उस सेल के 2 सिरे होते हैं, 2 पोल होते हैं, एक एनोड होता है आपका, एक कैथोड होता है। इन्होंने पूछा है कि एनोड वह इलेक्ट्रोड होता है जिस पर, हमेशा याद रखिए कि दुनिया में किसी भी प्रकार की सेल हो, प्राइमरी सेल हो, सेकेंडरी सेल हो, कुछ भी हो, एनोड हमेशा ऑक्सीकरण दर्शाता है, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी रिएक्शन हो रही होगी, एनोड वाले पॉइंट पे
हमेशा ही ऑक्सीकरण हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट लिखा हुआ है जिसमें पेंटाहाइड्रेट भी लगे हुए हैं, में पूछा है कि जल की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तमाम प्रकार के जो परीक्षाएं हैं उनमें यह क्वेश्चन पूछते हैं कि नाइट्रोजन में यूरिया की प्रतिशत मात्रा बताइए, जल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बताइए, खड़िया के अंदर कैल्शियम की मात्रा बताइए। यहाँ कॉपर सल्फेट लिखा हुआ है, इसको व्यापारिक भाषा में या देहाती भाषा में नीला थोथा यानी कि ब्लू विट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने पूछा है कि इसमें जल की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए, प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग अणुभार निकालते हैं और जिसको काउंट करना होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो कॉपर के मॉलिक्यूलर वेट होता है, एटॉमिक वेट होता है 63, सल्फर का 32 प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन का लिखेंगे 16 प्लस 5 गुणे जल का कितना होता है 18, 18 पंचे 90 प्लस इसका 16 गुणे 4 64 प्लस 32 प्लस 63। इन सबको आप ऐड करेंगे, क्या होता है 4 2 6 और 3 9, 9 6 15 3 18 और 6 24 यानी कि 249 आता है। टोटल अणुभार आया 249। जिसका निकालना क्या है, जल की प्रतिशत मात्रा पूछी है तो जल का कितना है 90। जिसका पूछा जाए उसको रख दीजिए आप ऊपर, टोटल का अणुभार रख दीजिए नीचे, तो 249 हो गया, इनटू 100 से डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। अब इसको एक मोटा मोटा हिसाब निकालने के लिए इसको 250 अगर मान लें तो इसको यहाँ से कैलकुलेट आप करोगे काटने के लिए। मान लीजिए क्या करिए 250 है तो 50 से काट दीजिए, 50 से 2 बार कट जाएगा, यह 5 बार कट जाएगा। इससे आप काटेंगे तो 18 18 दूने 36 समथिंग ये आएगा। तो लगभग 36% आंसर जो है वो थोड़ा पॉइंट में इधर उधर हो सकता है। तो 36% के अंदर जो नीलत होता है, ब्लू विट्रॉल जिसको कहते हैं, उसके अंदर जल की प्रतिशत मात्रा 36% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीबीसी का एकलक है। इसका मतलब पता चल गया कि पीबीसी है वो है एक बहुलक है। तो पीबीसी का मतलब क्या है, पॉली विनाइल क्लोराइड। ये विनाइल ग्रुप क्या होता है याद कर लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड से CH सिंगल बॉन्ड से वेकेंट होता है, इसको कहते हैं विनाइल। यही चीज जब लगातार जुड़ती है तो पॉली विनाइल क्लोराइड बनाती है। तो पॉली शब्द जो है वह बहुलक को प्रदर्शित कर रहा है। इसका एकलक क्या बना, केवल विनाइल क्लोराइड, और विनाइल क्लोराइड का फंक्शनल ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड से CH सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ऑर्बिटल L = 2 आप सभी जानते हैं, जब आपने क्वांटम नंबर्स पढ़ा तो S सबसेल L की 0, P L की वैल्यू 1 और D ऑर्बिटल 2 को दर्शाते। जहां पर ऑर्बिटल में L = 2 आया है, इसका मतलब वह कह रहा है कि D ऑर्बिटल की बात है। तो D ऑर्बिटल में आप सभी जानते हैं कि 5 कक्षक यानी कि D ऑर्बिटल, D सबसेल के अंदर 5 ऑर्बिटल बनाए जाते हैं और अधिकतम एक कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो D ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्षारीय है। कल भी क्वेश्चन बताया था, कल का लेक्चर आप सभी लोगों ने अगर नहीं देखा है तो एक बार देखिए। क्या होता है कि जब कभी भी किसी भी ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो बेसिसिटी इंक्रीज करती है, क्षारकता बढ़ती है। तो ये एस ब्लॉक की बात हो रही है, SA जो फर्स्ट A है एस ब्लॉक का, उसका सबसे नीचे वाला जो आपका जो कंपाउंड बनाएगा वह एलिमेंट रुबिडियम है और उसके साथ OH जुड़ा हुआ है। तो यह क्या हो जाएगा, मोर बेसिक। 90 ग्राम जल में, जल का फॉर्मूला H2O में उपस्थित जल में ग्राम अणुओं की संख्या क्या होगी। इसका अणुभार निकालिए, 2 हाइड्रोजन प्लस 16 ऑक्सीजन, टोटल संख्या 18। तो टोटल कितना हो गया 18। अगर इन दोनों को यह 90 ग्राम दिया है, ऐड करने के बाद 18 आए, ग्राम अणुओं की संख्या पूछी है, 90/18 लगाएंगे, टोटल आंसर 18 पंचे 90 क्या आ जाएगा, 5 ग्राम अणुओं की संख्या हो जाएगी। निम्न में कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती है। तो अमलगम क्या है, एक मिश्र धातु ही है, लेकिन क्या है कि इन दोनों में एक M माने मेटल के साथ जब मरकरी को ऐड किया जाता है तो इसकी जो मिश्र धातु है वह अमलगम कहलाती। अब वह कौन सी ऐसी धातु है जो अमलगम
नहीं बनाएगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करेंगे। बताइएगा आप लोग कौन सी ऐसी मेटल है जो मिश्र धातु यानी कि अमलगम जो है वह नहीं बनाएगी। इसका आंसर आप लोगों के लिए कल नेक्स्ट के लिए छोड़ते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कौन सी ऐसी मेटल है जो अमलगम नहीं बनाएगी। नेक्स्ट है, निम्न में द्वितीयक एमीन कौन सा यौगिक है, यानी कि जो सेकेंडरी एमीन को प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन आपके सामने है एनिलीन। बेंजीन के ऊपर जब NH2 जोड़ दिया जाता है, इसको एनिलीन कहते हैं। आप देखकर समझ गए होंगे क्या है, प्राइमरी एमीन को प्रदर्शित कर रही है। उसने क्या पूछा है, सेकेंडरी एमीन। यह है डाइफेनिल एमीन, यानी कि ऐसी एमीन है जिसमें 2 बार बेंजीन की रिंग जुड़ी हुई है। तो यहाँ NH लिखोगे, इस तरीके से ये बनाएंगे तो यही आपकी सेकेंडरी एमीन हो गई, जिसमें आपको NH वाला ग्रुप जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या होता है, डबल बॉन्ड से NH इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। यह क्या है, सेकेंडरी एमीन है आपकी। इन्होंने पूछा है कि सेकेंडरी एमीन क्या होगी, तो सेकेंडरी एमीन जो है वो डाइफेनिल एमीन होगी। इसमें 3 बार जुड़ा हुआ है, ट्राइफेनिल है, यानी कि ये तृतीयक एमीन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 समान परमाणु सहसंयोजी बंध द्वारा बंधित हैं तो बंध का आधा भाग क्या कहलाएगा। आधा भाग यानी कि उसकी रेडियस उसने पूछी है। 2 समान परमाणु हैं, मान लीजिए कि क्लोरीन और क्लोरीन 2 परमाणु हैं और एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं सहसंयोजी बंध से। इनकी लंबाई का आधा भाग जोड़ दिया जाए। अब ये कैसे होते हैं कि इसकी एक रेडियस होती है, कुछ इस तरीके से होती है। इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का आधा भाग लिया जाए तो इसको कोवैलेंट रेडियस यानी कि सहसंयोजक त्रिज्या कहा जाता है, जो 2 परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा भाग होती है। एल्केन का क्लोरीनीकरण, एल्केन का क्लोरीनीकरण किस तरीके से होता है, रिएक्शन क्या है। एल्केन में हमने मान लीजिए मेथेन ले लिया, इसका जब आप Cl2 से रिएक्शन कराते हैं तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है CH3Cl प्लस HCl के साथ। यह रिएक्शन होती है सूर्य के प्रकाश में, और जो सूर्य के प्रकाश में होने वाली अभिक्रियाएं हैं वो फ्री रेडिकल से इनिशिएट होती हैं। विस्थापन तो तीनों के अंदर लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन तो हुआ है कि इसका H इसके साथ HCl बना के हट गया, लेकिन कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो इसको इनिशिएट कर रही है, अभिक्रिया को प्रारंभ करते, तो वह मुक्त मूलक के द्वारा अभिक्रिया जो है वह संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोपेंटेन का IUPAC नाम क्या है। आपके नाम से पता चल रहा है पेंटेन का मतलब है 5 कार्बन, और नियो शब्द जब लगता है जब एक टर्सरी क्वाटनरी कार्बन आपके साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी एक कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, इसका नाम है नियोपेंटेन। IUPAC नेम पूछा है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 3 कार्बन को आप प्रोपेन नाम देंगे और दूसरे पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट है तो 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। चलिए आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया निम्नलिखित के बनाने में प्रयोग होती है। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया जो है वह क्लोरोफॉर्म के बनाने में प्रयोग होती है। इसका पीला रंग का अवक्षेप आता है और हेलोफॉर्म बनाता है। इस प्रकार आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। कल फिर से जब वक्त होगा 8 बजे का, तो आप सभी लोग हमसफर एकेडमी के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी एजुकेशन को यूं ही बेहतर बनाइए।